हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल किशोर कॉमर्स क्लासेज में। आज हम लोग बात करने वाले हैं डेथ ऑफ ए पार्टनर के बारे में। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा क्या होगा, डेथ ऑफ ए पार्टनर यानी कि साझेदार की मृत्यु। ठीक है। अब साझेदार की मृत्यु से आप लोग सब लोग वाकिफ़ हैं कि अगर कोई साझेदारी में चल रही है और साझेदारी में किसी पार्टनर की, किसी भी साझेदार की मृत्यु हो जाती है तो उसी को हम बोलते हैं डेथ ऑफ ए पार्टनर यानी कि साझेदार की मृत्यु। जब साझेदार की मृत्यु होती है तो क्या होता है, साझेदारी का विघटन हो जाता है। ठीक है, साझेदारी टूट जाती है और फिर नई साझेदारी, उसके बदले नई साझेदारी का गठन किया जाता है। तो आज हम लोग जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे डेथ ऑफ ए पार्टनर की यानी कि साझेदार की मृत्यु की, ठीक है, उस सब को हम आज डिस्कशन के साथ देखने वाले हैं। तो बने रहिएगा हमारे यूट्यूब चैनल के साथ। और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है। क्वेश्चन दिया है कि मृतक साझेदार को देय राशि चुकाई जाती है। चूँकि पार्टनर तो मर गया, पार्टनर का डेथ हो गया, तो जब पार्टनर का डेथ हो गया तो उसके बदले उसका जो हिस्सा होगा वो किसको दिया जाएगा। ठीक है। अब ऑप्शन में है मृतक साझेदार के पिता को, या साझेदार के दोस्त को, या उसके पत्नी को, या उत्तराधिकारी को। ठीक है। तो याद रखिएगा कि अगर किसी पार्टनर का डेथ हो जाता है तो उसके हिस्से की जो राशि होती है, उसके हिस्से का जो अंश होता है वो उसके उत्तराधिकारी को दिया जाता है। अब उत्तराधिकारी, जैसे हम कोई इंश्योरेंस कराते हैं, कोई पॉलिसी कराते हैं, तो उसमें हम नॉमिनी के नाम रूप में कुछ डालते हैं, किसी भी व्यक्ति का नाम डालते हैं, अपने माँ का, पिता का, या भाई का, बहन का, वाइफ का, किसी का भी नाम डाल सकते हैं। तो उसी तरह अगर पार्टनरशिप में कोई पार्टनर साझेदारी में साझेदार है और उसने किसी भी व्यक्ति का नॉमिनी में नाम दिया होगा, ठीक है, तो उस नॉमिनी को ही उसका पैसा मिलेगा। ठीक है, यानी कि जो उसका एक्जीक्यूटर होगा उसी को वो राशि मिलेगी, यानी कि उसके उत्तराधिकारी को। ये जरूरी नहीं है कि उसके पिता को ही मिले या उसकी पत्नी को ही मिले, किसी भी व्यक्ति को नॉमिनेट अगर वो किया होगा तो उसी को उस राशि का भुगतान करना पड़ेगा। क्लियर। तो ऐसे आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा उत्तराधिकारी को। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, दिया है कि ए, बी एवं सी साझेदार हैं और लाभ हानि को 2-2-1 के अनुपात में बांटते हैं। सी की मृत्यु 31 मार्च 2021 को हो गई। 31 मार्च को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए लाभ 64,000 रुपया है। लाभ में मृतक का हिस्सा क्या होगा। ठीक है, यानी कि ए, बी, सी साझेदार हैं, साझेदारी को 2-2-1 के अनुपात में जो भी लाभ हानि होते हैं बांटते हैं। सी की मृत्यु 31 मार्च को हो जाती है साल के अंत में। ठीक है, और 31 मार्च को वर्ष भी समाप्त होते हैं। तो कह रहे कि 31 मार्च को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए लाभ जो है वो 64,000 है। ठीक है, तो कह रहे कि लाभ में मृतक साझेदार का हिस्सा कितना होगा। तो देखिए डेथ कौन किया है भाई, डेथ सी किया है। ठीक है, और लाभ कितना है इन लोगों का, तो लाभ है 64,000 और इन लोगों का रेशियो क्या है, तो 2-2-1 है। रेशियो है 2-2-1। तो इसमें सी का हिस्सा 1/5 होगा ना। सी का हिस्सा कितना हो जाएगा, सी का हिस्सा 1/5 होगा। तो सी के लिए कितना हो जाएगा अमाउंट, सी के लिए अमाउंट कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 12,800 रुपये। क्लियर। उसका हिस्सा कितना हो जाएगा, 12,800। तो इस तरह से जो इसका बी नंबर आंसर हो जाएगा वो सही हो जाएगा। क्लियर। कितना हिस्सा मिलेगा सी को, तो अगर हम 64,000 को 1/5 करते हैं तो 12,800 रुपये उसको हिस्सा मिलेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि साझेदारों की संयुक्त जीवन पॉलिसी एक कौन सा खाता है। तो नाम मात्र खाता है, या व्यक्तिगत खाता है, या दायित्व खाता, या संपत्ति खाता। ठीक है, तो याद रखिएगा कि जो साझेदार हैं, साझेदारों का जो संयुक्त जीवन पॉलिसी अकाउंट है वो एक व्यक्तिगत खाता है। क्लियर। कौन सा खाता है भाई, तो व्यक्तिगत खाता है। अगला क्वेश्चन है कि फर्म द्वारा प्राप्त संयुक्त बीमा पॉलिसी की राशि बांटी जाती है किस किस रेशियो में, प्रारंभिक पूंजी अनुपात में, या अंतिम पूंजी अनुपात में, या साझेदारों के पुराने लाभ या अनुपात में, या साझेदारों के नए अनुपात में। ठीक है, तो याद रखिएगा
कि जब कोई पार्टनर डेथ करता है और उस टाइम में मतलब जो संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी होगी उसको हम उनके ओल्ड रेशियो में ही बांटेंगे। क्लियर? जो पार्टनर्स के पुराने लाभ अनुपात में उसको बांटेंगे, क्योंकि अभी तक जिस रेशियो में हम लोगों ने लाभ नहीं बांटा था उसी रेशियो में डेथ करने वाले पार्टनर को हिस्सा मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह से जो संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी होगी उसमें भी उसका हिस्सा किस रेशियो में मिलेगा, तो ओल्ड रेशियो में ही मिलेगा। क्लियर? अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि ए, बी एवं सी 3:2:1 के अनुपात में लाभ व्यक्त करते हैं। कह रहा है कि 3 लाख की संयुक्त जीवन पॉलिसी थी, चिट्ठा में इसका समर्पण मूल्य 90,000 है, सी की मृत्यु हो जाती है, पॉलिसी में प्रत्येक साझेदार का हिस्सा क्या है। ठीक है, यानी कि इसका देखिए जो बीमा पॉलिसी है वो 3 लाख के लिए कराया गया है और 90,000 उसका समर्पण मूल्य है, यानी कि जो सरेंडर वैल्यू है वो कितना है, 90,000 है। अब सी की मृत्यु हो जाती है तो कह रहा है कि पॉलिसी में प्रत्येक साझेदार का हिस्सा क्या होगा। देखिए जब ऐसा कंडीशन आता है तो उसमें हम क्या करते हैं, इन लोगों का रेशियो जो है, रेशियो है 3:2:1 का। ठीक है, इसमें चूँकि 3 लाख का हमारा बीमा है, ठीक है, 3 लाख का बीमा है, उसमें से 90,000 समर्पण मूल्य है, तो बीमा में से समर्पण मूल्य घटा देने के बाद जो बचता है वही पार्टनर से बांटा जाएगा। तो 3 लाख का हमारा बीमा है, उसमें से 90,000 का समर्पण मूल्य है, तो बचा कितना, 2,10,000, यही ना बचा। अगर हम 3 लाख में से 90,000 अपना समर्पण मूल्य घटा देते हैं तो कितना बचा, 2,10,000। अब 2,10,000 को हम इनके रेशियो में बांट देंगे, तो रेशियो क्या है, 3:2:1। ठीक है, तो अब इसमें ए का हिस्सा कितना हो जाएगा, तो 2,10,000 इंटू 3/2, सॉरी 3/6। क्लियर, 3/6, तो इसका हिस्सा कितना हो जाएगा, 1,05,000। ठीक है, उसी तरह बी का भी बात करें तो 2,10,000 में इनका हिस्सा कितना है, 2/6। ठीक है, यानी कि इनका कितना हो जाएगा, 70,000। ठीक है, उसी तरह सी का 2,10,000 में 1/6 है, इनका कितना है, 1/6। ठीक है, तो कितना हो जाएगा इनका, अगर इनका 1/6 है तो इनका हो जाएगा 35,000। ठीक है, तो इस तरह से हिस्सा कितना हो गया, इनका 1,05,000, इनका 70,000 और इनका 35,000। तो इसमें जो आंसर होगा ऑप्शन वही आंसर हो जाएगा। तो आंसर नंबर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन दिया है कि किसी साझेदार की मृत्यु होने पर उसको देय पूरी राशि किसके पूंजी खाते में हस्तांतरित की जाएगी। अगर किसी पार्टनर की मृत्यु हो जाती है, डेथ हो जाती है, तो अगर किसी पार्टनर का डेथ हो जाता है तो कह रहा है कि किसी साझेदार की मृत्यु होने पर उसको देय पूरी राशि किसके पूंजी खाते में हस्तांतरित की जाएगी। ठीक है, तो दिया है कि सभी साझेदारों के पूंजी खाते में, या शेष साझेदारों के पूंजी खाते में, या उसके उत्तराधिकारी के खाते में, या फिर सरकार के खाते में। ठीक है, तो याद रखिएगा कि अगर किसी पार्टनर की मृत्यु हो जाती है तो उसको जो भी मतलब पैसा देने वाला होता है सबसे पहले क्या करते हैं, उसके एक्सिक्यूटर के अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं। ठीक है, यानी कि उसके उत्तराधिकारी के अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा डी, सी नंबर, उसके उत्तराधिकारी के खाते में ट्रांसफ़र करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है कि साझेदार की मृत्यु पर अंतिम भुगतान होता है। ठीक है, तो जब किसी पार्टनर का डेथ होता है तो उसका अंतिम भुगतान किसको किया जाता है, तो पूंजी खाता से किया जाता है, या निष्पादक खाते से किया जाता है, या चालू खाते से किया जाता है, या इनमें से मतलब ऋण खाते से किया जाता है। ठीक है, पूंजी खाता से, या निष्पादक के खाता से, या चालू खाता से, या ऋण खाता से। ठीक है, तो याद रखिएगा कि अगर किसी पार्टनर का डेथ होता है तो उसका जो भी अमाउंट होता है, टोटल अमाउंट उसके निष्पादक के खाते में ट्रांसफ़र करते हैं। ठीक है,
कहाँ ट्रांसफ़र करते हैं? उसके निष्पादक के खाते में। तो उसके निष्पादक के खाते से ही उसका पेमेंट होता है। क्लियर? कोई डाउट है? अगर किसी पार्टनर का डेथ होता है तो उसका टोटल अमाउंट कहाँ ट्रांसफ़र करते हैं? तो उसके निष्पादक के खाते में, ठीक है। और जब निष्पादक के खाते में ट्रांसफ़र करेंगे तो फिर उसके खाते से ही, मतलब निष्पादक के खाते से, यानी कि उसके एक्जीक्यूटर के खाते से ही फिर उसको पेमेंट करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन दिया है कि पुनर्मूल्यांकन खाता किस समय तैयार किया जाता है, ठीक है। यानी आपको बताना है कि रिवैल्यूएशन अकाउंट कब तैयार किया जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन में है नए साझेदार के प्रवेश पर, किसी साझेदार के अवकाश ग्रहण पर, या किसी साझेदार की मृत्यु पर, या सभी, ठीक है। तो याद रखिएगा कि जो पुनर्मूल्यांकन खाता है यानी कि रिवैल्यूएशन अकाउंट, वो सभी दशाओं में बनाई जा सकती है, ठीक है। जब कोई पार्टनर एंट्री करेगा, जब कोई पार्टनर रिटायर करेगा, या जब कोई पार्टनर डेथ करेगा, तो तीनों ही कंडीशन में पुनर्मूल्यांकन खाता तैयार किया जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 37 के अनुसार उत्तराधिकारी ब्याज पाने के लिए कितना % प्रतिवर्ष से अधिकृत होंगे साझेदार की मृत्यु की तिथि से मृत साझेदार को दे अंतिम राशि पर भुगतान की तिथि तक, ठीक है। यानी कि अगर बात करते हैं भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 37 की, ठीक है, तो कह रहे कि उसके अनुसार उत्तराधिकारी ब्याज के लिए कितना % प्रतिवर्ष से अधिकृत होंगे साझेदार की मृत्यु की तिथि से मृत साझेदार को दे अंतिम राशि पर भुगतान की तिथि तक, ठीक है। तो इस कंडीशन में जो भी पार्टनर होंगे, पार्टनर के एक्जीक्यूटर होंगे, उनको 6% मतलब हम ब्याज देंगे, ठीक है। कितना? 6%। अगला क्वेश्चन क्या है? दिया है कि बीमा पॉलिसी के समर्पित मूल्य से अर्थ उस मूल्य से है। अब कौन सा मूल्य है भाई? जो किसी साझेदार की मृत्यु से प्राप्त हो, या जो पॉलिसी के देय होने पर प्राप्त हो, या जो पॉलिसी के देय तिथि से पूर्व प्राप्त हो सकता है, या उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। तो बीमा पॉलिसी का जो समर्पित मूल्य है उससे अर्थ क्या है? तो वैसा मूल्य जो पॉलिसी के देय तिथि से पूर्व प्राप्त हो सकता है, ठीक है। समर्पित मूल्य का मतलब क्या? तो वैसा मूल्य जो देय तिथि से पूर्व ही हमको प्राप्त हो सकता है, उसी को हम समर्पित मूल्य बोलेंगे, सरेंडर वैल्यू बोलेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि किसी साझेदार की मृत्यु पर उसके उत्तराधिकारी को संबद्ध अवधि के लिए मृत साझेदार के लाभ का भाग चुकाया जाता है। इस भुगतान का लेखा प्रॉफिट एंड लॉस डैश 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 अकाउंट में किया जाता है, ठीक है। तो उसका लेखा हम कहाँ करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट में, या प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में, या प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, या प्रॉफिट एंड लॉस रिजर्व अकाउंट, ठीक है। तो याद रखिएगा कि ऐसे लेखा को हम प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं। क्लियर? प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट में उसको ट्रांसफ़र करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि यह एक साझेदार की मृत्यु के समय फर्म सभी साझेदारों के लिए ली गई संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी के प्रति बीमा कंपनी से पाती है। तो क्या पाती है भाई? पॉलिसी की राशि, या समर्पण मूल्य, या मृत साझेदार की पॉलिसी राशि, या सभी साझेदारों का समर्पण मूल्य, ठीक है। तो क्या पाएगी? सिर्फ पॉलिसी राशि मिलेगा, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा? सिर्फ पॉलिसी राशि, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? कह रहा है कि ए, बी तथा सी साझेदार हैं जो लाभ हानि को 3-2-1 के अनुपात में बांटते हैं। 1 अप्रैल को सी की मृत्यु हो गई। पिछले 4 वर्षों के लिए फर्म का औसत लाभ 72,000 है। पुस्तकें 31 दिसंबर को बंद की जाती है। मृत्यु की तिथि तक सी का लाभ में हिस्सा क्या होगा, ठीक है। यानी कि जो ए, बी, सी हैं वो साझेदार हैं और किस रेशियो में लाभ हानि बांटते हैं? तो इन लोगों का लाभ हानि का रेशियो है 3-2-1, ठीक है। और कह रहा है कि 1 अप्रैल को साझेदार की मृत्यु हो जाती है, ठीक है। तो कह रहा है कि पिछले 4 वर्षों के लिए फर्म का औसत लाभ 72,000 है। पुस्तकें 31 दिसंबर को बंद की जाती है। मृत्यु की तिथि तक सी का लाभ में हिस्सा क्या होगा, ठीक है। तो देखिए इसमें थोड़ा सा मिस प्रिंट हुआ है, ठीक है। यहाँ पे 1 अप्रैल नहीं 1 मार्च होना चाहिए था। 1 मार्च को
ठीक है। 1 मार्च को जो सी है उसकी मृत्यु हो जाती है। तो जब 1 मार्च को सी की मृत्यु हो जाएगी, ठीक है, तो अब इसमें जो प्रॉफिट है वो कितना है इनका 72,000। और ये कितने दिन तक संस्था में काम किए हैं, तो इस साल में मात्र 2 महीने, एक जनवरी और दूसरा फरवरी, क्योंकि 1 मार्च को तो इनका डेथ हो गया, ठीक है। तो ये 2 महीने तक संस्था में काम किए हैं, ठीक है। तो सी के हिस्से के बारे में बात किया जाए, ठीक है, तो सी का हिस्सा कितना हो जाएगा, जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट 72,000 है। प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट 72,000 है। और 72,000 में सी के हिस्से की बात किया जाए तो इनका 2 महीने तक संस्था में काम किए हैं, ठीक है, और 2 महीने के बाद इनकी डेथ हो गया है। और साथ ही साथ इनका रेशियो कितना है, तो 1/6 है, ठीक है। अगर इस तरह से देखा जाए तो इनका कितना हो जाएगा, 2,000 हिस्सा हो जाएगा, ठीक है। तो जो फॉर्म है, फॉर्म के लाभ में सी का हिस्सा कितना हो जाएगा, 2,000 हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कि एम, एल तथा ए 9-4-3 के अनुपात में लाभों को बांटते हुए साझेदार हैं। उन्होंने 96,000 की एक संयुक्त जीवन पॉलिसी रखी है। एक की मृत्यु हो जाती है तो संयुक्त जीवन पॉलिसी में एक मतलब एक के राशि मतलब हिस्सा क्या होगा, ठीक है। जो पॉलिसी है, पॉलिसी में एक का हिस्सा कितना होगा, तो देखिए चूँकि इन लोगों का प्रॉफिट शेयर से कितना है, 9, 4 और 3, ठीक है, 9, 4, 3 है। और प्रॉफिट कितना हुआ है, प्रॉफिट हुआ है 96,000, ठीक है। तो 96,000 में एक का हिस्सा कितना हो जाएगा, क्योंकि ये लास्ट में सबसे है तो एक का डेथ हो रहा है, तो 96,000 में इनका 3/16, ठीक है, कितना हिस्सा हो जाएगा, तो 18,000 इनका हिस्सा हो जाएगा। ए का हिस्सा कितना हो जाएगा, 18,000। तो जो ऑप्शन नंबर ए है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, 18,000। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए एक साझेदार की मृत्यु की दशा में संचित लाभ व हानियाँ साझेदारों द्वारा बांटी जाती है, उनके किस अनुपात में, तो पुराने लाभ अनुपात में या नए लाभ अनुपात में या पूंजी अनुपात में, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो याद रखिएगा कि जो मतलब किसी पार्टनर का डेथ होता है तो उसके बाद जो मतलब संचित लाभ हो या संचित हानि हो, तो उन सब का जो बंटवारा होता है वो पुराने लाभ ब्याज अनुपात में होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कि एक साझेदार की मृत्यु होने पर संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी को निम्न के पूंजी खाते में जमा किया जाएगा, तो किसके खाते में जमा करेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन में है सिर्फ मृत साझेदार के, या फिर मृत साझेदार सहित सभी साझेदार, या शेष बचे हुए साझेदार उनके नए लाभ ब्याज अनुपात में, या शेष बचे साझेदारों और उनके पुराने लाभ ब्याज अनुपात में, ठीक है। तो याद रखिए कि अगर किसी पार्टनर का डेथ होता है, ठीक है, किसी पार्टनर का डेथ होता है तो उसके मरने पर जो मतलब पॉलिसी की राशि होती है वो मृत साझेदार के साथ साथ सभी साझेदारों के खाते में क्रेडिट की जाएगी, ठीक है। मृत साझेदार के साथ साथ सभी साझेदारों के खाते में क्रेडिट की जाती है। अगला क्वेश्चन क्या है, किसी साझेदार की मृत्यु पर शेष साझेदार जिन्होंने लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन के कारण अधिलाभ लिया है क्षतिपूर्ति करेंगे, ठीक है। तो जब किसी पार्टनर का डेथ होता है तो जो पार्टनर मतलब डेथ करता है तो वो अपना कुछ हिस्सा त्याग करता है, ठीक है। तो कह रहे कि जो पार्टनर मतलब लाभ अनुपात में अधिलाभ ग्रहण करते हैं, ठीक है, तो वो किसको क्षतिपूर्ति करेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन में है केवल मृतक साझेदार को, बी नंबर में है कि शेष साझेदार, साथ ही साथ मृतक साझेदार को, या केवल शेष साझेदारों को जिन्होंने त्याग किया है, या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो देखिए अगर किसी पार्टनर का डेथ होता है तो जो डेथ करने वाला पार्टनर होता है हो सकता है उसके साथ ही साथ कुछ मतलब रिमेनिंग पार्टनर जो बचे हुए साझेदार हैं वो भी त्याग करते होंगे, ठीक है। जो पार्टनर मतलब मरने वाला पार्टनर के साथ साथ कुछ ऐसे भी पार्टनर होंगे जो संस्था में कार्यरत होंगे, तो हो सकता है कि वो भी त्याग करते हों। तो ऐसे कंडीशन में जो पार्टनर त्याग करेगा उसके साथ ही साथ जो मरने वाला पार्टनर होगा उसको जो गेनिंग पार्टनर होंगे वो मतलब क्षतिपूर्ति करेंगे, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बी नंबर, शेष साझेदार साथ ही साथ मृतक साझेदार को भी। क्लियर। अगला क्वेश्चन क्या है, दिया कि कार्य निष्पादक को साझेदार की मृत्यु तिथि से देय राशि पर निम्न दर से ब्याज दिया जाएगा, किस रेशियो पर दिया जाएगा, तो 6% पे या 5% पे, 4% पे या 7% पे, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 6%, ठीक है।
अगर क्रय की कार्य निष्पादक को साझेदार की मृत्यु तिथि से देय राशि पर निम्न दर से ब्याज दिया जाएगा। ठीक है, तो किस दर से दिया जाएगा, तो 6% की दर से ब्याज दिया जाता है। ठीक है, आशा करता हूँ कि आज का वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। तो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें। और साथ ही साथ अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मिलते हैं अगले वीडियो में फिर नए टॉपिक के साथ।